हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज है 5 जुलाई और आज आपका एसएससी CHSL का एग्ज़ाम था जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 5 जुलाई सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों के एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्ट अफेयर के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाली एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं उसकी भी जानकारी आपको अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपना दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जैसा कि इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लाया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह 1856 जो था वो किसके द्वारा लाया गया था? तो इसको जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो वह देखें तो इसका जो मसौदा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था, जबकि 1857 में जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको पहली बार पारित किया गया था। वहीं देखें तो इस अधिनियम को जो है लागू कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि इन्हीं के प्रयास से जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट देखें तो विधवा पुनर्विवाह जो संघ है इसकी स्थापना 1856 ईस्वी में विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि राजा राम मोहन राय की सहायता से कई समाज सुधारक बुराइयों को समाप्त किए थे। उनमें से देखा जाए तो सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या, इन सभी पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है प्रतिबंध लगाए थे राजा राम मोहन राय की सहायता से। नेक्स्ट देखें तो लॉर्ड रिपन जो कि अपने कार्यकाल के लिए अस्थायी स्वशासन के लिए जाने जाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। लॉर्ड रिपन जिनको अस्थायी स्वशासन के लिए याद किया जाता है, तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ठुमरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ठुमरी जो है कथकली से संबंधित है। तो कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कथकली इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो यह जो ठुमरी है पूर्वी उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुई है, जो कि मुख्यतः लखनऊ एवं बनारस में यह जो है ठुमरी मुख्य रूप से जानी जाती है। वहीं देखें तो इसमें ब्रिज भाषा में राधा कृष्ण के जीवन पर रोमानी गीत है। नेक्स्ट देखें तो ठुमरी के 3 मुख्य चरण होते हैं, मुख्य 3 चरण हैं जो कि बनारस, लखनऊ और पटियाला हैं। नेक्स्ट देखें तो बेगम अख्तर जो कि ठुमरी शैली के प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कृष्णनगर किस पैरा खेल में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो कृष्णनगर जो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीते थे, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक इसका करेक्ट आंसर होता। तो इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो भारत के कृष्णनगर जो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन खेल में जो है गोल्ड मेडल जीते थे। वह देखें तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखें तो शीर्ष भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णनगर जो कि पुरुष को एकल SH6 के फाइनल में हांगकांग के चू मैन काई को हराकर इन्होंने जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, तो इन प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी जो कि एक नौका दौड़ है, तो नौका दौड़ इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो कि नौका दौड़ से है, जबकि नेहरू कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है। वहीं देखें तो जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट जो कि हॉकी से संबंधित है, तो इन सभी तीनों में अंतर जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंकि तीनों देखा जाए तो नेहरू से ही शुरू होता है, लेकिन एक में ट्रॉफी जो कि नौका दौड़ से संबंधित हो जाता है, जबकि कप लगा हो तो यह फुटबॉल से संबंधित, जबकि जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट हो तो यह हॉकी से संबंधित है, तो इन सभी को जरूर ध्यान रखेगा।
वहीं देखें तो जवाहरलाल नेहरू हॉकी जो टूर्नामेंट है, यह जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसाइटी के द्वारा इसकी आयोजन करवाया जाता है। वहीं देखें तो नौका दौड़ जो कि केरल का एक प्रसिद्ध खेल है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा मुख्य रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। जबकि इसका धुन देखा जाए तो इसका धुन जो तैयार किए थे यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा जो है, यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा इस गीत का धुन तैयार किया गया था। नेक्स्ट देखें तो इस गीत को गाने में कुल 65 सेकंड का समय लगता है। वहीं देखें तो इसे जो है भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट वहीं देखें तो इसे पहली बार जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। यानी कि राष्ट्रीय गीत को सबसे पहली बार जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसके उसी में जो है गाया गया था। नेक्स्ट देखें तो राष्ट्रीय गान से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट को, तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसे जो गाने में जो है समय लगता है वो 52 सेकंड का समय लगता है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर के वही देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार से सभी भी सम्मानित किया गया था। 1913 में जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखें तो जनगण मन, जिसे पहली बार देखा जाए तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो इन दोनों को ध्यान में रखेगा। राष्ट्रीय गान जिसे कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था और इसे जो है 1911 में गाया गया था, दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर था। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देखो तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा को जो संगठन थी उनके द्वारा अंगीकृत किया गया था। वहीं देखें तो 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेदों को जो है उसी दिन लागू कर दिया गया था। कुल 16 अनुच्छेद को उसी दिन लागू किया गया था। ये जो 16 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380 और 388, 391, 392, 393 और 394, ये सभी जो अनुच्छेद 16 अनुच्छेद है जिसे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। शेष सभी अनुच्छेदों को यानी कि संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है भारतीय संविधान को हाथों के द्वारा लिखे थे। नेक्स्ट वही देखें तो संविधान सभा की पहली आधिकारिक जो बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक के दौरान ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखें तो इसके 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है यानी कि चुना जाता है। नेक्स्ट देखें तो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था और नेक्स्ट 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे कम साक्षर है, यानी कि सबसे कम साक्षर जिला पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जो साक्षर जिला था वह अलीराजपुर था। तो अलीराजपुर इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, मध्य प्रदेश देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो राज्य जिला था अलीराजपुर जो कि सबसे कम साक्षर जिला था। नेक्स्ट देखें तो मिजोरम का जो सिरछिप जिला था जो कि भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला था।
नेक्स्ट देश का यानी कि पूरे भारत का जो साक्षरता दर है वह 74.04%, पुरुषों की साक्षरता दर वह 82.14%, महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता है? तो वही देखा जाए तो यह जो है उच्च जो सांद्रता पाई जाती है वह शुक्र पे पाई जाती है, तो शुक्र इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टर को देख लेते हैं, जैसे कि शुक्र के वायुमंडल में देखा जाए तो सल्फर युक्त यौगिक है, जिसके ऑक्साइड के कारण यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता पाई जाती है। नेक्स्ट देखें तो यह जो है पृथ्वी की सबसे नज़दीक ग्रह है और इसे जो है यह सबसे चमकीला ग्रह भी है, यानी कि शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक एवं सबसे चमकीला ग्रह सभी सौरमंडल में से एक है। यानी कि सभी जितने भी ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के उन सभी में सबसे चमकीला शुक्र है। नेक्स्ट शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है, जबकि बुध से अधिक है। बुध सूर्य के नज़दीक है लेकिन बुध से भी ज़्यादा जो गर्म है वह शुक्र है। नेक्स्ट देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इन सभी को जो है स्थलीय ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इसे गैसीय ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट वरुण देखें तो यह शून्य तापमान के साथ मीथेन के चारों ओर घिरा होता है, यानी कि जो वरुण है इसका तापमान शून्य होता है लेकिन इसके चारों ओर देखा जाए तो मीथेन गैस का बैल से घिरा हुआ है वरुण। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2026 में एशियाई खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो 2026 में एशियाई खेल की जो मेजबानी है वह जापान देश के द्वारा किया जाएगा, तो जापान इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टर को देखें तो जापान जो कि 2026 के एशियाई गेम की मेजबानी करेगा। वहीं देखें तो जापान के जो है कुल 2 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। यह जो है आइची प्रांत एवं नागोया, इन दोनों प्रांतों में जो है जापान के अंतर्गत एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा 2026 में। वहीं देखें तो जापान इससे पहले 2 बार जो है इसका आयोजन किया जा चुका है एशियाई गेमों का। पहला जो है 1958 में जो कि टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट 1984 जो कि हिरोशिमा पर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था एशियाई गेम का। नेक्स्ट 2022 का जो संस्करण हुआ था इसे चीन के हांगजोई शहर में इसका आयोजन किया गया था। तो चलिए 2022 के पदक तालिका को देख लेते हैं। ये जो है एशियाई गेम 2022 का जो किया गया था उसका पदक तालिका है। इस पदक तालिका में देखें तो चीन जो कि प्रथम स्थान पर रहा था, इसके द्वारा कुल देखा जाए तो 201 गोल्ड, 111 सिल्वर एवं 71 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। इस पदक तालिका में 383 पदक टोटल पदक लेकर जो है 383 पदक लेकर जो है चीन प्रथम स्थान पर रहा था। नेक्स्ट जापान जो कि 52 गोल्ड, 67 सिल्वर, 69 ब्रॉन्ज के साथ कुल 188 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। साउथ कोरिया जो कि तीसरे स्थान पर, इंडिया जो कि चौथे स्थान पर रहा था। चौथे स्थान पर जो कि इंडिया रहा था। इसके इंडिया के द्वारा जो है कुल 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज और कुल 107 पदक जीता गया था। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड, यह जो पहल है किस राज्य का पहल है? यानी कि यह जो पहल है किस राज्य का है? तो यह जो पहल है जम्मू कश्मीर का है, तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होता। और इसे जो है अनंतनाग जो जिला है इसमें शुरू किया गया था। इसका शुरुआत जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक कचरा को एकत्र करने पर सोने के सिक्के देने का पेश किया गया था। इसके योजना के तहत देखा जाए तो 20 क्विंटल प्लास्टिक की कचरा देने पर जो है पंचायत के द्वारा जो है 1 सोने का सिक्का दिया जाएगा। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिले-ए-इलाही की उपाधि प्राप्त की थी? तो जिले-ए-इलाही की जो उपाधि है वह गयासुद्दीन बलबन के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो बलबन इसका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो बलबन जो कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के अंतर्गत एक सम्राट था। इनके द्वारा जो है 1265 से लेकर 1287 तक शासन किए थे दिल्ली सल्तनत पर। वहीं देखें तो इन्हीं के समय जो है दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का भी आक्रमण हुआ था। इन्हें जो है इसी के बाद जो है इनको जिले-ए-इलाही की उपाधि मिली थी, जिसका अर्थ जो है पृथ्वी पर
ईश्वर की छाया होता है। तो इसका अर्थ भी ध्यान में रखेगा। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है 1869 को गुजरात में हुआ था। तो 1869 गुजरात इसका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो इनसे संबंधित कुछ प्रमुख फैक्टरों में तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में नामक स्थान पर जो इनका जन्म हुआ था। भाई देखें तो यह जो है जनवरी 1915 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और इसके बाद जो इन्होंने अहमदाबाद में गुजरात में जो है साबरमती आश्रम यानी कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे। साबरमती आश्रम जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित था। भाई देखें तो साबरमती आश्रम ये भी लाइन है। नेक्स्ट देखें तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है महात्मा गांधी को 2 उपाधि दी गई थी। कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। इस उपाधि को जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के बाद त्याग दिए थे। नेक्स्ट देखें तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख आंदोलन, जैसे कि 1917 में जो है 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन एवं समन्वय अवज्ञा आंदोलन। ये सभी जो प्रमुख आंदोलन हैं जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो उन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में 50 किलोग्राम के महिला कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल में था यह जो पदक था गीता फोगाट के द्वारा जीता गया था। तो गीता फोगाट इसका करेक्ट आंसर होता। गीता फोगाट जो कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है इनके द्वारा भारत की पहली महिला बनी जो कि पहलवान थी, जो कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे 55 किलोग्राम के वर्ग के अंतर्गत। मैं देखें जबकि इनकी बहन जो थी बबीता कुमारी जो कि रजत पदक जीती थी 51 किलोग्राम के वर्ग में। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? ये कन्फर्म नहीं दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि यह क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। ऐसे देखा जाए तो वर्तमान में देखा जाए तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वह मनोज सोनी हैं। तो मनोज सोनी इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि वर्तमान में जो है भारत के नए थल सेना जो अध्यक्ष हैं वह उपेंद्र द्विवेदी हैं। वहीं नौसेना अध्यक्ष जो कि दिनेश त्रिपाठी हैं। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भारत के कुछ प्रमुख अध्यक्ष एवं उनके नई नियुक्तियां हैं। तो इन्हें देख लेते हैं, जैसे कि भारत के जो नए थल सेना अध्यक्ष जो कि उपेंद्र द्विवेदी हैं, नए नौसेना अध्यक्ष जो कि दिनेश त्रिपाठी हैं, नए सेना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नए स्वास्थ्य मंत्री देखा जाए तो जेपी नड्डा, नए कृषि मंत्री जो कि शिव कुमार चौहान हैं। नेक्स्ट नए मानवीय न्यायालय के मंत्री जो कि वीरेंद्र कुमार हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री जो कि अन्नपूर्णा देवी हैं, रेलवे मंत्री जो कि अश्विनी वैष्णव हैं, जल शक्ति मंत्रालय जो कि CR पाटिल हैं। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो 2024 के लोकसभा में देखा जाए तो नागरिक उड्डयन मंत्री जो है वह मुरलीधरन मोहिल है। तो मुरलीधरन मोहिल इसका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि मुरलीधरन मोहिल है। नागरिक उड्डयन मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राज्य मंत्री जो कि मुरलीधरन मोहिल है, जो कि राजीव गांधी भवन में जो है आधिकारिक रूप से जो है अपना कार्यभार संभाले हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसा कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।